सोचिए, अगर कोई जगह आपको घूमने के लिए बुलाए, आप टिकट खरीदें, हंसते खेलते वहां जाएं और आपको जरा सा भी अंदाजा न हो कि उस जगह ने पहले ही तय कर रखा है कि आप कैसे मरेंगे। यही कहानी है एक सुनसान भारतीय द्वीप की, जहां 11 अमेरिकी कपल और उनके साथ एक पादरी, फादर एबेल, समुद्र के रास्ते होते हैं। नाव लौट जाती है और पीछे रह जाते हैं 23 लोग और एक जमीन जो बहुत पहले से इंसानों को देख परख रही है। सरकारी कागजों में इस द्वीप का नाम सेंट जोना आइलैंड है, लेकिन आसपास के मछुआरे इसे किसी नाम से नहीं बुलाते। वे बस इतना कहते हैं कि वहां मत जाना, क्योंकि वहां न मोबाइल नेटवर्क है, न बिजली, न कोई स्थायी आबादी। सिर्फ एक पुराना चर्च है जिसकी घंटी जंग खा चुकी है। कुछ टूटे हुए कॉटेज हैं जिनकी दीवारों में नमी और सरांत बस चुकी है, और एक घना जंगल है जो दिन में भी काला दिखता है। 1970 के दशक में यहां एक धार्मिक सुधार केंद्र बनाया गया था, जहां समाज के लिए खतरा कहे जाने वाले लोगों को ईश्वर के नाम पर सुधारा जाता था। उनसे घंटों प्रार्थना करवाई जाती, भूखा रखा जाता और उनके पाप कबूल करवाए जाते। लेकिन धीरे धीरे ये जगह सुधार केंद्र से यातना गृह बन गई और 1999 की एक रात चर्च के अंदर 21 लोग मरे पाए गए। सरकारी रिपोर्ट में इसे जहरीली गैस का हादसा बताया गया, मगर लाशों की हालत साफ कहती थी कि यह न हादसा था, न आत्महत्या, बल्कि बलिदान था। और उसी के बाद इस द्वीप को बंद कर दिया गया। बरसों बाद ये 11 कपल अलग अलग वजहों से यहां आए हैं। डेविड और एम्मा, जो कैमरे और व्यूज के भूखे हैं और एक सड़क हादसे को फेक प्रैंक बताकर वायरल कर चुके हैं, जिसमें एक आदमी सच में मर गया था। मार्क और लिसा, जो डॉक्यूमेंट्री के नाम पर सच को तोड़ मरोड़ कर दिखाते रहे हैं और अफ्रीका की एक आदिवासी बस्ती को उजड़ता छोड़ आए हैं। जॉन और रेबेका, जिनमें रेबेका के मन में अनजाना डर है और जॉन का चेहरा हमेशा की तरह शांत है, वही चेहरा जो तब था जब उसकी पहली पत्नी अचानक गायब हो गई थी। थॉमस और क्लेयर, जो दुनिया को रिश्तों का जान देते हैं, लेकिन अपनी ही बेटी को परफेक्ट बनाने की जिद में मानसिक रूप से तोड़ चुके हैं। और इनके अलावा भी बाकी कपल हैं जिनके अतीत में ऐसे पाप दफन हैं जिन्हें वे खुद से भी छुपाते आए हैं। इन सबके साथ फादर एबेल है, लगभग 50 साल का एक पादरी जिसकी आवाज धीमी है और आंखों में अजीब सा बोझ है, जो कहता है कि वह यहां शांति की तलाश में आया है। लेकिन जैसे ही नाव किनारे लगती है, हवा अचानक ठंडी हो जाती है, पक्षियों की आवाजें बंद हो जाती हैं। फादर एबेल जमीन पर उतरते ही हल्के से क्रॉस का निशान बनाता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है कि किसी का ध्यान नहीं जाता। शाम ढलते ढलते सब अपने अपने कॉटेज में चले जाते हैं। अंधेरा गहराता है, हवा में सड़ी लकड़ी और नमक की गंध भर जाती है। पहली रात बहुत ज्यादा शांत होती है और आधी रात के करीब चर्च की पुरानी घंटी अपने आप सिर्फ एक बार बजती है, न तेज न पूरी, जैसे किसी ने जानबूझकर आधी ताकत से खींची हो। उसी पल फादर बेबेल की नींद टूट जाती है। वह पसीने में डूबा बिस्तर पर बैठ जाता है और बस एक वाक्य बोलता है, पहला चुना जा चुका है। रात की उस घंटी के बाद सेंट जोना द्वीप की हवा बदल चुकी थी, जैसे अंधेरा अब सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि किसी की मौजूदगी बन गया हो। आधी रात के बाद डेविड की आंख खुली और उसके भीतर का वही पुराना लालच जाग उठा जिसने उसे हमेशा खतरे के करीब खड़ा किया था। उसे लगा कि यह जगह उसके चैनल के लिए सोने की खान है। डर, सन्नाटा और एक रहस्यमयी घंटी, सब कुछ परफेक्ट था। उसने एम्मा को जगाना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह जानता था कि एम्मा डर जाएगी और कैमरे के सामने डर दिखाना उसे पसंद नहीं था। वह चुपचाप कैमरा उठाकर कॉटेज से बाहर निकला। बाहर हवा ठंडी थी और पेड़ों की पत्तियां बिना हिले भी सरसराती लग रही थीं, जैसे कोई फुसफुसाकर रास्ता बता रहा हो। डेविड कैमरा ऑन करके धीरे धीरे चर्च की ओर बढ़ा, बोलता जा रहा था कि कैसे लोग बेवजह अफवाहें बनाते हैं और कैसे वह आज इस जगह का सच दुनिया को दिखाएगा। चर्च के अंदर घुसते ही उसे सड़ी लकड़ी और मोम की तेज गंध आई। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी दीवारों से टकराकर बुझती लग रही थी। तभी उसकी नजर घंटी की रस्सी पर पड़ी, जो बहुत हल्के से हिल रही थी। डेविड मुस्कुराया, क्योंकि उसे लगा यह हवा का कमाल है और यही डर लोगों को पसंद आता है। वह ठीक घंटी के नीचे खड़ा हो गया और कैमरे की तरफ देखते हुए फुसफुसाया कि शायद आज भी कोई आत्मा यहां भटक रही है। उसी पल रस्सी अचानक उसके गले में लिपट गई। पहले तो उसने इसे मजाक समझा और हंसते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रस्सी कसती चली गई, जैसे किसी ने पूरी ताकत से खींच ली हो। उसके हाथ हवा में तैरने लगे, पैरों के नीचे जमीन खिसक गई
और कैमरा हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। रिकॉर्डिंग चलती रही और फ्रेम में बस इतना दिखा कि डेविड के पैर हवा में झूल रहे हैं, उसकी सांसें टूट रही हैं, आंखें बाहर की ओर उभर आई हैं और उस चेहरे पर धीरे धीरे वही डर उतर रहा है जिसे वह सालों से दूसरों के लिए बेचता रहा था। आखिरी झटके के साथ घंटी एक बार तेज आवाज में बजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब एम्मा उसे ढूंढते हुए चर्च पहुंची तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। डेविड उल्टा लटका हुआ था, चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें खुली थीं और होंठ आधे खुले, जैसे मरते वक्त भी वह यही समझने की कोशिश कर रहा हो कि यह कोई प्रैंक नहीं है। बाकी लोग इकट्ठा हुए। किसी ने कहा पुरानी रस्सी टूटकर फंस गई होगी, किसी ने कहा अंधेरे में फिसल गया होगा, किसी ने इसे हादसा मानकर खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन फादर बेल चुपचाप पीछे खड़ा घंटी को देखता रहा। उसके चेहरे पर न हैरानी थी न डर, सिर्फ एक गहरी पहचान थी, जैसे उसने वही देखा हो जिसका उसे इंतजार था। और उसी पल सेंट जोना द्वीप ने साफ कर दिया कि यह जगह डराने के लिए नहीं बनी, यह जगह चुनने के लिए बनी है। डेविड की लाश को चर्च से नीचे उतारते समय किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की नजरें झुकी हुई थीं और किसी की आवाज गले में ही मर गई थी। एम्मा बार बार यही कहे जा रही थी कि डेविड ऐसा बेवकूफ नहीं था कि अकेले रात में अंदर जाए, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि हादसा मान लेना डर से आसान होता है। उसी दिन तय किया गया कि मौसम साफ होते ही सब लोग वापस लौटेंगे। पर सेंट जोना द्वीप पर फैसले इंसान नहीं करते। शाम होते होते आसमान फिर से धुंधला हो गया और समंदर की लहरें इस तरह टकराने लगीं जैसे नाव को चेतावनी दे रही हों। उस रात मार्क और लिसा अपने कॉटेज में बैठकर डेविड की रिकॉर्डिंग देख रहे थे, वही अधूरी फुटेज जिसमें उसकी हंसी अचानक खांसी में बदली और फिर खामोशी में लिसा की उंगलियां कांप रही थीं। लेकिन मार्क की आंखों में डर से ज्यादा बेचैनी थी। उसे बार बार लग रहा था कि कैमरे के फ्रेम में अंधेरे के कोने में कोई हरकत है जिसे डेविड ने नहीं देखा था। आधी रात के करीब लिसा ने कहा कि उसे हवा चाहिए, इस जगह की दीवारें उसे दबा रही हैं। मार्क ने मना किया, लेकिन लिसा का दम घुट रहा था। दोनों टॉर्च लेकर समुद्र की तरफ निकल पड़े, वही समुद्र जिसके बारे में मछुआरे कहते थे कि यहां रात में पानी सांस लेता है। चांद बादलों में छुपा था और रेत पर उनके कदमों के निशान तुरंत मिटते जा रहे थे। लिसा कैमरा ऑन करके बुदबुदाने लगी कि डर इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी है और आज वह खुद को साबित करेगी कि यह सब वहम है। तभी उसे दूर पानी के पास कुछ अजीब दिखा। लकड़ी का एक पुराना ढांचा, आधा डूबा हुआ, जैसे कोई नाव नहीं बल्कि किसी का छोड़ा हुआ कंकाल हो। मार्क ने आगे बढ़ने से रोका, लेकिन लिसा रुकने वालों में से नहीं थी। जैसे जैसे वह पास पहुंची, उसे एहसास हुआ कि वह ढांचा कोई नाव नहीं बल्कि पुराने सुधार केंद्र का जल स्नान मंच था। वही जगह जहां लोगों को घंटों ठंडे पानी में खड़ा रखकर उनके पाप धुलवाए जाते थे। लिसा के कैमरे में पानी की सतह अचानक हिलने लगी, बिना हवा के, बिना लहर के, और उसी पल उसके पैरों के नीचे की रेत धंस गई। वह चीखने ही वाली थी कि पानी ने उसे घुटनों तक पकड़ लिया। मार्क दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने लिसा का हाथ पकड़ा, पानी ने जोर से झटका मारा। लिसा कैमरे समेत आगे गिर पड़ी और उसका सिर लकड़ी के नुकीले सिरे से टकराया। खून पानी में फैलने लगा और लहरें लाल होती चली गई। मार्क घुटनों के बल बैठा उसे खींचता रहा, लेकिन पानी का दबाव ऐसा था जैसे कोई नीचे से उसे पकड़कर रोक रहा हो। कुछ ही सेकंड में लिसा का शरीर ढीला पड़ गया, आंखें खुली रह गई और कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। फ्रेम में बस इतना दिखा कि मार्क की चीखें समुद्र निगल रहा है। जब बाकी लोग दौड़ते हुए पहुंचे तो लिसा पानी में आधी डूबी हुई थी, सिर फटा हुआ, चेहरा शांत, जैसे उसे आखिरकार वह सच्चाई मिल गई हो जिसे वह दिखाना चाहती थी। सबने कहा फिसलन थी, पुरानी लकड़ी थी, अंधेरा था, पर किसी ने यह नहीं समझाया कि पानी क्यों अचानक शांत हो गया था। फादर बेल सबसे आखिर में वहां आया। उसने पानी की तरफ देखा, माथे पर क्रॉस बनाया और बहुत धीमी आवाज में बोला, एक ने सच को तोड़ा था, अब सच ने उसे तोड़ दिया। और उस पल द्वीप की खामोशी और गहरी हो गई, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। लिसा की मौत के बाद सेंट जोना द्वीप पर कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। रात भर कॉटेज की खिड़कियों पर टकराती शाखाओं की आवाज आती रही और हर आवाज किसी कदम जैसी लगती रही। सुबह होते ही जॉन और रेबेका ने जोर देकर कहा कि अब यहां एक पल भी नहीं रुका जा सकता। जॉन बार बार नक्शा देख रहा और कह रहा था कि जंगल के उस पार एक पुराना रेडियो टावर है
जहां से शायद मदद मिल जाए। रेबेका को जंगल से डर लगता था, लेकिन जॉन की आवाज में एक अजीब हड़बड़ी थी, जैसे वह इस द्वीप से नहीं कि अपने अतीत से भागना चाहता हो। दोनों बिना किसी को ठीक से बताए जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के अंदर घुसते ही रोशनी जैसे गायब हो गई। पेड़ इतने पास पास थे कि आसमान दिखना बंद हो गया और हर कदम पर जमीन नरम होती जा रही थी। चलते चलते रेबेका को बार बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उन्हें देख रहा हो। बा, उसने जॉन से कहा भी, लेकिन जॉन ने झुंझलाकर कहा कि यह सब डर की वजह से है। वही डर जो उसकी पहली पत्नी को धीरे धीरे चुप करा चुका था। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का घर दिखा, टूटा हुआ, चुका हुआ, और दरवाजे पर वही निशान खुदे हुए थे जो चर्च की दीवारों पर थे। रेबेका अंदर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जॉन अंदर घुस गया, जैसे उसे जवाब वहीं मिलने वाला हो। अंदर अजीब सी बदबू थी और दीवारों पर पुराने कागज चिपके थे, जिन पर लोगों के नाम और उनके पाप लिखे थे। रेबेका की नजर अचानक एक नाम पर अटक गई, मार्था विल्सन, जॉन की पहली पत्नी का नाम। उसका गला सूख गया और उसने जॉन की तरफ देखा। जॉन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसी पल फर्श के नीचे से तेज आवाज आई और जमीन धंस गई। जॉन चीख भी नहीं पाया और सीधे नीचे अंधेरे में गिर गया। रेबेका ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी टूट गई और उसके हाथ खाली रह गए। नीचे से जॉन की घुटी हुई आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसे सांस लेने की इजाजत नहीं दे रहा हो। कुछ ही पलों में वह आवाज भी बंद हो गई। रेबेका कांपती हुई बाहर भागी, लेकिन जंगल ने जैसे रास्ता बदल दिया था। पेड़ वही थे, पर दिशा समझ में नहीं आ रही थी। भागते भागते वह उसी घर के पीछे आ गई जहां से जॉन गिरा था। तभी उसे अपने कान के पास फुसफुसाहट सुनाई दी, उसने मुझे भी यहीं छोड़ा था। रेबेका ने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल जमीन से निकली जंग लगी कीलें उसके पैरों में धंस गई। वह गिर पड़ी, दर्द से चीखती रही, लेकिन जंगल ने उसकी आवाज दबा दी। जब कुछ घंटे बाद लोग उसे ढूंढते हुए पहुंचे, तो रेबेका उसी घर के पास पड़ी थी, आंखें खुली, मुंह से मिट्टी भरी हुई, जैसे किसी ने जबरदस्ती चुप करा दिया हो। जॉन का कोई निशान नहीं मिला, बस नीचे अंधेरे में एक गड्ढा था जो अब बंद हो चुका था। फादर एबेल ने उस जगह खड़े होकर बस इतना कहा, जो दूसरों को गुम करता है, द्वीप उसे पूरी तरह गुम कर देता है। और अब किसी के पास हादसा कहने के लिए शब्द नहीं बचे थे, क्योंकि यह द्वीप एक एक करके उनकी कहानियां खोल रहा था। डेविड, लिसा, जॉन और रेबेका की मौत के बाद द्वीप पर बचा हुआ इंसान अब हर सांस के साथ डर को पी रहा था। लेकिन इंसान का स्वभाव है कि वह डर के बावजूद खुद को मासूम मानता है, और यही भ्रम अगली मौत की वजह बना। सबसे पहले टूटा थॉमस कोड़ा, वही जो दुनिया को परफेक्ट पेरेंटिंग सिखाता था। उस रात उसने क्लेयर से कहा कि वह चर्च जाकर भगवान से माफी मांगना चाहता है। क्लेयर ने रोका, लेकिन थॉमस अकेला निकल पड़ा। चर्च के अंदर घुसते ही उसे बच्चों की हंसी जैसी आवाजें सुनाई दी, वही हंसी जो उसकी बेटी कभी किया करती थी। वह आवाज उसे पीछे के कमरे तक ले गई, जहां पुरानी लकड़ी की कुर्सियां थीं। थॉमस घुटनों के बल बैठकर रोने लगा, और तभी कुर्सियों की रस्सियां अपने आप खिंच गई। उसकी कलाई और टखने जकड़ लिए गए। ऊपर से चर्च की छत से पानी टपकने लगा, पहले बूंद, फिर धार, फिर पूरा कमरा भरता चला गया। थॉमस चीखता रहा, रस्सियां और कसती रहीं, और पानी उसकी ठुड्डी, होंठ, नाक पार करता हुआ आंखों तक पहुंच गया। उसकी मौत डूबने से नहीं, बल्कि इस एहसास से हुई कि अब कोई भी उसे बचाने नहीं आएगा। सुबह क्लेयर ने उसका शव पानी से भरे कमरे में पाया, आंखें खुली, मुंह आधा खुला, जैसे आखिरी पल में भी वह अपनी बेटी को पुकार रहा हो। क्लेयर की बारी अगले ही दिन आ गई। वह अकेली जंगल की तरफ भागी, शायद मदद ढूंढने, शायद खुद से भागने। लेकिन जंगल में वही पेड़ थे जो उसे रास्ता दिखाने की जगह घेर रहे थे। अचानक उसके सामने एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी, वही उम्र, वही चाल, वही आंखें। क्लेयर दौड़कर उसे गले लगाने गई, और अगले ही पल जमीन धंस गई। नीचे लोहे की नुकीली सलाखें थीं जो पुराने सुधार केंद्र की थी। क्लेयर का शरीर उन पर गिरा, चीख कुछ सेकंड चली, और फिर जंगल फिर से शांत हो गया। इसके बाद मार्क बचा था। लिसा की मौत उसे अंदर से खोखला कर चुकी थी। उसने फैसला किया कि वह सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, ताकि अगर मरा भी तो सच बाहर जाए। वह कैमरा लेकर समुद्र किनारे पहुंचा, वही जगह जहां लिसा मरी थी। पानी शांत था, बहुत ज्यादा शांत। कैमरे के लेंस में अचानक लिसा का चेहरा दिखा, गीले बाल, खुली आंखें, बिना पलक झपकाए। मार्क पीछे हटने लगा, लेकिन पैर रेत में धंसते चले गए। पानी ने उसके घुटने, कमर, सीना पकड़ लिया। उसने कैमरा ऊपर रखा, लेकिन लहर ने झटका मारा। कैमरा गिर गया
और रिकॉर्डिंग में बस इतना कैद हुआ कि मार्क के हाथ हवा में छटपटा रहे हैं और उसका मुंह खुला है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही। एम्मा अब अकेली नहीं रो रही थी, वह चीख रही थी। उसे समझ आ चुका था कि यह द्वीप हादसों से नहीं मार रहा, वह चुनकर मार रहा है। वह बाकी बचे लोगों के साथ कॉटेज में बंद हो गई। रात के बीच उसकी रिकॉर्डिंग स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसी वायरल वीडियो का फुटेज चलने लगा जिसमें डेविड हंस रहा था और सड़क पर मरा हुआ आदमी पड़ा था। एम्मा स्क्रीन बंद करने दौड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। टीवी की आवाज तेज होती गई, दीवारें जैसे पास आती गई और उसी कमरे में लटका पंखा अचानक घूमने लगा। उसकी तार टूटकर नीचे आई और एम्मा के गले में फंस गई। सुबह उसका शरीर कुर्सी पर झुका मिला, आंखें टीवी स्क्रीन की तरफ जमी हुई। अब गिनती तेज नहीं हुई, बल्कि और बेरहम हो गई। हर मौत के बीच लंबा सन्नाटा था, डर को पचाने का समय। आखिरकार एक एक करके बाकी कपल भी अपने अपने पापों के हिसाब से मरे। कोई आग में जला, कोई जंगल में भूखा भटका, कोई पुराने तहखाने में दम घुटने से। और हर मौत के वक्त फादर बेल मौजूद नहीं था, लेकिन हर मौत के बाद वह चर्च में मोमबत्ती जलाता था। अंत में द्वीप पर सिर्फ एक आदमी बचा, फादर बेल। वह चर्च के बीच खड़ा घंटी को देख रहा था और पहली बार उसके चेहरे से नकाब उतरा। उसने फुसफुसाकर कहा कि उसने इस द्वीप को कभी छोड़ा ही नहीं था। वह वही था जिसने बरसों पहले बलिदान की शुरुआत की थी। वह द्वीप का सेवक नहीं था, वह उसका हिस्सा था। सुबह जब नाव आई तो सिर्फ वही जिंदा मिला, शांत स्थिर बिना किसी खरोंच के। और जब अधिकारियों ने पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं, उसने बस ईश्वर ने न्याय किया है। और सेंट जोना द्वीप फिर से नक्शों में बंद कर दिया गया। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आज भी वहां रात में घंटी सिर्फ एक बार बजती है, यह बताने के लिए कि अगला चुना जा चुका है। अगर आपको यह कहानी अंत तक सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हों, अगर आपको महसूस हुआ हो कि सेंट जोना द्वीप सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक सजा था, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ऐसी ही डरावनी और गहरी कहानियां लाने की ताकत देती है। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। क्या फादर बेल सच में भगवान का सेवक था, या फिर वह खुद इस द्वीप का सबसे बड़ा राज था? और अगर आप चाहते हैं ऐसी कहानियां जो धीरे धीरे दिमाग में उतरें, जो अंत तक पकड़ बनाए रखें और जिनका क्लाइमैक्स आपको लंबे समय तक चैन से सोने न दे, तो अभी क्लाइमैक्स टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी ज्यादा खतरनाक